यहाँ पर नीति नियोग की विधि बताता। कौन नीति नियोग की विधि बताता? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल कांटे को नीति नियोग की बात बता रहा है। प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अनन्य मित्र, अपने अभिन्न अनन्य मित्र, अणु अणु से कण कण से। गुलाब का पौधा मिट्टी में तो आता है, माटी से उसका परिचय है। तो अपने अभिन्न अनन्य मित्र, अणु अणु से, कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिवी दिगंतों तक फैलाकर गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। अब फूल ने पवन का स्मरण किया। कुछ एक क्षण निकलते कि विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला, विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला, वन उपवन विचरण धर्मा, वन उपवन विचरण धर्मा, वसंत वर्षा तुषार धर्मा, वसंत वर्षा तुषार धर्मा, सब ऋतुओं में समान कर्मा, जीवन के क्षण क्षण में मैत्रिक भाव का आस्वादन करता, पैतृक भाव का अभिवादन करता, पवन का आगमन हुआ। किसका आगमन हो गया? पवन का आगमन हो गया। अब पवन यानी हवा, हवा का आगमन हो गया। ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में ही संतों की ये पंक्तियां मिलती हैं कि, ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में ही संतों की ये पंक्तियां मिलती हैं कि, जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह, जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है। कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा यानी पराकाष्ठा को छूती मिलती है, उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है। जिसकी कर्तव्य निष्ठा काष्ठा को छूती है, इसका अर्थ क्या हो गया? जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में इतना निष्ठ है कि वह उच्च कोटि तक पहुंच रहा है, उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है, जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है, ऊंचाई को छूती मिलती है, उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो, उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है, पराकाष्ठा को भी पार कर जाती है। ये सूत्र हो गया। संदेश इस सूत्र में क्या है कि हम अपने लक्ष्य में जितनी गहराई का अनुभव करेंगे, हम अपने लक्ष्य में जितनी निष्ठा का अनुभव करेंगे, उतनी ही प्रतिष्ठा हमारी आगे बढ़ेगी। लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति निष्ठा नहीं हो पाती। लक्ष्य के प्रति संकल्प होना, निष्ठा होना। पंडित जी कहा करते थे, पन्नालाल जी पंडित जी आचार्य श्री को सुनाते थे वाचना में, और हम लोग भी सब बैठते थे तो कभी कभी अपने संस्मरण, तो कहते थे महाराज जी काम करने के लिए प्रारंभिक सूरमा तो बहुत मिल जाते हैं काम करने के लिए प्रारंभिक सूरमा तो बहुत मिल जाते हैं, पर उस काम को अंत तक ले जाने वाले लोग कम मिलते हैं। प्रारंभिक सूरमा बहुत मिल जाते हैं, मतलब शुरुआत हो रही, हम भी करेंगे, 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 हमको तो करने दो, हमको तो करने दो, हम तो कर ही नहीं पा रहे, तुम ही कर लोगे क्या? तो प्रारंभ में तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे
पिछड़ते जाते हैं और कुछ समय बाद तो मैदान भी छोड़ देते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं में जो समितियां बनती हैं वो समितियां सामाजिक संयोजना के लिए होती हैं। कोई काम नहीं भी करना चाहता है तो भी उसका नाम दे के उसे समिति में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अभी अनुकूलता नहीं है, करेगा, जोड़ो। नाम इसलिए जोड़ दिया जाता है, वो काम ना भी करे तो उसके नाम से और 4 आदमी जुड़ेंगे, इसलिए भी कमेटियों में सभी के नाम आ जाते हैं। लेकिन जितने नाम कमेटी में आते हैं वो सभी काम करते हैं क्या? ऐसा तो ना पहले कभी हुआ है ना ऐसा कभी आगे होगा। फिर जो काम करते केवल उन्हीं का नाम दो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज बड़ी है, समाज में सबको लेके चलना पड़ता है। फिर जो काम नहीं करता है उसका नाम क्यों रखा? उसका नाम इसलिए रखा कि कम से कम काम करने वालों को तो वो मना नहीं करेगा। हाँ, जो काम करने वाले हैं उनको तो मना नहीं करेगा, और यदि उसका नाम नहीं रखा तो काम करने वालों को भी वो काम नहीं करने देगा। इसलिए भी नाम रख देना जरूरी होता है। तो समिति बनती है सामाजिक संयोजना से, तो होते होते फिर एक समझ लीजिए कि सामाजिक समिति जैसी दिखाई देने लगती है कि भैया ये समाज की समिति है जो समाज की तरीके से संयोजना बनी। और त्यागी वृत्ति जहाँ रहते हैं तो रहते उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से कई लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं कि जिनके नाम कहीं भी नहीं है, फिर भी वो बिना नाम के भी काम करते रहते हैं। तो अंत में क्या समझ में आता है कि देखो ये जो जितने काम कर रही है सेवा समिति हो गई और जितने की संयोजना शुरुआत में की थी वो शोभा समिति हो गई। शोभा समिति अलग हो गई और सेवा समिति अलग हो गई। अब बताओ, सेवा समिति और शोभा समिति, तो कोई एक समिति रखो, नहीं, दोनों समितियां बनती हैं। नहीं, सेवा करने वालों की समिति बनाओ तो भी काम नहीं बनेगा। सेवा करने वालों को यदि अच्छे से शांति से काम करने देना है तो कुछ शोभा समिति भी बना करके रखना पड़ती, उनका भी महत्व है। कई लोगों के नाम का महत्व रहता, भले वो काम ना करें, उनका नाम रहने से शेष लोग काम करते रहते हैं, अच्छी बात है। आशीर्वाद तो सभी को बराबर रहता है। आशीर्वाद में ऐसा फर्क थोड़ी होता है कि तुमने काम किया है तो तुमको और उसने काम नहीं किया तो नहीं। वो हाथ में फर्क नहीं पड़ता है, वो अंदर के भावों का फर्क तो उसको अपने आप पहुंच जाता है। हाथ में तो वही उठता रहता है, लेकिन उठाने वाले भी जानते हैं, हाँ भैया तुम डबल ले लो, नहीं भी किया तो भी डबल ले लो। और करने वाले को एक ही बार भी दे दिए, लेकिन अंदर से कहाँ से उसको ज़्यादा पहुंच जाएगा पता ही नहीं पड़ता है। क्योंकि करने वाले के प्रति आशीर्वाद अपने आप सहज पहुंचता ही है। तो कार्य करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और कम होते हैं तो काम अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों का अपनी जगह महत्व है, उनका सम्मान है, उनकी संयोजना है, तो उन सभी को भी रखना पड़ता है और काम होता है। तो इस तरह से ये सभी संदर्भ चल रहे हैं। लो स्मरण मात्र से ही मित्र का मिलन हुआ। पवन आया, फूल ने याद किया, लो स्मरण मात्र से ही मित्र का मिलन हुआ। सो फूल गुलाब का फूला ना समाया। स्मरण ही किया और हवा आ गई। तो मित्र का मिलन हुआ, सो फूल गुलाब फूला ना समाया। मुदित मुखी आमोद झूला झूलने लगा। मुदित मुखी आमोद, प्रसन्नता से झूला झूलने लगा। परिणाम यह हुआ
आगत मित्र का स्वागत स्वयं हुआ। आगत मित्र का स्वागत स्वयं हुआ। और किस किस तरीके से सम्मान हुआ, स्वागत हुआ? तो पंक्तियां हैं, फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया। फूल ने पवन को प्रेम में, यानी प्रेम यानी सुगंध में, हवा आई तो फूल ने हवा को सुगंधित कर दिया। फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया। सुगंध से नहला दिया, फूल ने पवन को सुगंध से नहला दिया, तो पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया। कितने कम शब्द और कितनी अच्छी अभिव्यंजना काव्य में, इसका बड़ा महत्व है। आप अपना भाव प्रकट करें ये अलग बात है, पर किस भाषा में आपने भाव प्रकट किए, भाषा का सौष्ठव, भावों की अभिव्यक्ति काव्य का निकष मानी गई, कसौटी। लिखा जाना साहित्य नहीं होता। लिखा जाना तो कोई भी लिख देगा, लेकिन लिखे जाने में भाव क्या चल रहा है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा क्या चल रही है, भाषा से बोलने वाले के स्वभाव की पहचान होती है। क्या? भाषा से बोलने वाले की पहचान होती है, उसका स्वभाव कैसा है, पहचान बनती है। नीतिकार कहते हैं, यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, जैसे जैसे अपने मुख से वचन के बाण निकलते हैं, यदा यदा तथा तथा जाति कुल प्रसूतम, वैसे वैसे उसके कुल और जाति का ज्ञान होता जाता है। वैसे वैसे उसके कुल और जाति का ज्ञान होता जाता है। कुल और जाति का ज्ञान उसके बोलने से होता है। वजनदार व्यक्ति कभी हल्की ओछी बात नहीं करेगा, और ओछे आदमी के मुख से कभी वजनदार गहराई की बात निकल नहीं सकती, क्योंकि उसका स्तर हल्का है। अब जिसका स्तर ही हल्का है, उसके मुख से अच्छे वजनदार शब्द, मर्यादा के शब्द कैसे निकलेंगे? उसके जीवन में ही मर्यादा नहीं है, तो मर्यादा के शब्द कैसे निकलेंगे? और जिसका जीवन मर्यादित है, उसके शब्द भी मर्यादा में ही निकलते हैं। इसलिए नीतिकार कहते हैं, यदा यदा मुंचति वाक्यवाणम तदा तदा जाति कुल प्रसूतम, जैसे जैसे व्यक्ति के मुख से वचन के बाण निकलते हैं, वैसे वैसे उसके कुल और जाति का परिचय होता जाता है। छत्री का परिचय अच्छे बोलने से होगा क्या? नहीं, वो तो मैदान में देखा जाएगा कि छत्री है कि नहीं। मैदान में उसका परिचय होगा। स्टेज पर परिचय तो अलग होता है, स्टेज का परिचय अलग होता है, असली परिचय तो मैदान का होता है। आपने खूब प्रशंसा करी, ये सूरवीर हैं, ये सम्राट हैं, ये वीरों में वीर हैं, बड़ी बड़ी सेनाओं को इन्होंने जीता है, ऐसा किया है, वैसा किया है, और परिचय देते समय ही मंच पर ऊपर से एक चूहा कूद गया तो वो सूरवीर डर करके एक तरफ हो गए। अब चूहा कूद गया तो सूरवीर को पसीना आ गया तो मैदान में सेना पर क्या विजय प्राप्त करेंगे? तो परिचय तुम कुछ भी दो, उसके लक्षण तो दिख नहीं रहे। लेकिन सूरवीर का परिचय ना भी दिया जाए तो वो अपने कार्य कौशल से स्वयं परिचित हो जाता है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने
विजय पताका फहराने के लिए घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा छोड़ दिया और चिट्ठी लिखी है, यज्ञ करना है, इस घोड़े को कोई पकड़ना नहीं, और जो पकड़ेगा घोड़े को उसको राम लक्ष्मण से युद्ध करना पड़ेगा। अब भैया पर्चा देख करके, नहीं भाई वीआईपी गाड़ी है, छेड़ना नहीं। वीआईपी गाड़ी है, छेड़ना नहीं। कैसा भी हो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी रोकना नहीं। कोई प्रेस लिख लेते हैं, कोई कुछ लगा लेते हैं, कोई सांसद का लगा लेते हैं, कोई विधायक का लगा लेते हैं, कोई मंत्री का लगा लेते हैं, तो अब गाड़ी में कोई बैठा हो, रोकना नहीं। अभी तो कई वर्षों से ऐसे वीआईपी नेताओं के लिए इतनी छूटें कि वो हवाई यात्रा में जहां जा रहे हैं वहां कोई चेकिंग नहीं। चेकिंग नहीं, क्यों चेकिंग नहीं? अभी से नियम बना दिए गए, नहीं चेकिंग होना, ठीक है सामान्य चेकिंग होना, लेकिन होना क्यों इस कोटे में कि नहीं चेकिंग नहीं होगी? ऐसा होता है क्या? पहले कभी कभी ऐसा भी होने लगा कि यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वोट डालने जा रहा है, सब लाइन एक तरफ, पहले उनको जाके वोट डालने दो। कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को खारिज कर दिया, बोले नहीं, हम भी वोट डालने वाले नागरिक हैं, वोट डालने जा रहे हैं, नागरिक की तरह लाइन में लग करके वोट डालेंगे। अभी वोट डालने जा रहे हैं तो लाइन में लग कर डालेंगे, क्या बात हो गई? पहले नंबर वोट डालना तो पहले आ जाओ, और तुम आप अपनी सुविधा से गए हो तो लाइन में लगो। तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो अच्छी पहल मानी जाती है, अच्छा असर पड़ता है। अब सब कोई भी हो तब से शुरू हो गया, नहीं कोई वीआईपी गाड़ी नहीं जाएगी वोट डालने के लिए, आप गए हो लाइन में लगो, लाइन के अनुसार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप भी अपना वोट डाल के आओ। वोट डालते समय आप सामान्य नागरिक हो, तो अब कोई लिख दिया ये है वो है तो भैया गाड़ी पास कर दो, रोको नहीं, ऐसा है वैसा है, यहां होता है। अब रामचंद्र जी के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे।